हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं हेलोफार्म, जो हमने बनाया था लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो उसके आगे की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हेलोफार्म की, उनका रिएक्शंस पढ़ेंगे, जैसे वो ऑक्सीडेशन भी करते हैं, रिडक्शन भी करते हैं, क्या उनके प्रोडक्ट्स आते हैं, कौन कौन सी डिफरेंट कंडीशन है। यानी इस लेक्चर में हम ये देखने जा रहे हैं बेसिकली कि जो हेलोफार्म रिएक्शन हमने कराई उससे जो हेलोफार्म बना यानी CH3, उस हेलोफार्म की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो कौन कौन से रिएक्शंस देते हैं और रिएक्शन देने के बाद प्रोडक्ट क्या क्या आते हैं। तो आज हमें हेलोफार्म की डिटेल स्टडी करनी है। हो सकता है हेलोफार्म रिएक्शन के आगे बढ़ के सवाल नीट में यहां से पूछ लिया जाए, तो आप इस लेक्चर में बने रहिएगा, बहुत अच्छे से एंजॉय करिएगा इस लेक्चर को और पूरा फोकस होकर पढ़िएगा, नोट्स साथ में बनाते चलना है आपको। तो हम शुरू करने जा रहे हैं हेलोफार्म के बारे में, यानी मेनली डिटेल्ड स्टडी ऑफ, हम ये पढ़ने जा रहे हैं डिटेल्ड स्टडी ऑफ हेलोफार्म। सवाल यहां से भी आ सकते हैं तो चांस नहीं ले सकते। इसमें तीन बातें हमें पढ़नी है मेनली, जो मैं मेंशन कर रहा हूं। पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोफार्म, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोफार्म, प्रॉपर्टीज ऑफ CH3। उसका दूसरा हमें पढ़ना है इनमें बेसिकली केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोफार्म CH3। अब इसमें दो टाइप की मेनली रिएक्शन आती है जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। पहला है ऑक्सीडेशन और दूसरा है रिडक्शन, और इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं, अलग अलग कंडीशन, वो हमें याद करनी है। तो ये तीन बातें हैं। पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ CH3, दूसरा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ CH3 यानी हेलोफार्म, और इसमें दो मेन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑफ हेलोफार्म, रिडक्शन ऑफ हेलोफार्म। तो हमें इतनी बातें पढ़नी है और ये नोट्स बनाते हुए आपको चलना है और बहुत ही अच्छे से याद रखना। मैं इसी तरीके से बताता चलूंगा, तब तक आप जल्दी से इसको नोट करिए। तो दोस्तों अब इसमें हमको पढ़ना है पहला प्रॉपर्टीज ऑफ CH3, यानी इस हेलोफार्म में जब प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे तो बेसिकली होता यह है कि ब्रोमोफार्म, आइडोफार्म, क्लोरोफार्म, ये सब जो बनेगा ना, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, उनका फिजिकल नेचर क्या क्या है, हमें वो देखना है इसमें। तो पहला हमारा हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ CH3 यानी प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोफार्म। अब देखिए इसमें सबसे खास बात यह है कि दो टाइप की चीजें हैं, एक है हमारा CHI3 यानी आइडोफार्म, दूसरा है हमारा CHCl3 यानी क्लोरोफार्म। अब इन दोनों में बात इतनी है कि ये वाला जो है बेसिकली ये येलो सॉलिड है, येलो सॉलिड है, और इसके बाद CHCl3 हो गया, CHBr3 हो गया। ये दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों बेसिकली CHBr3, ये दोनों बेसिकली कलरलेस होते हैं, कलरलेस। तो आपको ये इतना जानना है फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनका कलर की बात कर रहा हूं कि आइडोफार्म हमेशा येलो सॉलिड होता है और क्लोरोफार्म हो या ब्रोमोफार्म हो ये कलरलेस होता है। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब इसके बाद होता ये है कि जैसे आइडोफार्म रिएक्शन होती है, हेलोफार्म रिएक्शन, क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म, ये सब रिएक्शन है। अब इसमें सबसे खास बात ये है कि जो आइडोफार्म रिएक्शन है ना, वो बेसिकली पहचान है दो पर्टिकुलर कंपाउंड की और वो आपको याद रखना है। जैसे अगर मैं बात करूं एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और दूसरा बात करें एसीटोन, एसीटोन, इन दोनों की अगर बात करें ना, तो इन दोनों को जब भी कभी ट्रीटमेंट दिया जाता है तो इनसे होता यह है कि इन दोनों का, जैसे देखिए एथिल एल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, अब इन दोनों का अगर इससे ट्रीट करते हैं I2 इन द प्रेजेंस ऑफ Na2CO3, अगर हम इससे ट्रीट करते हैं ना तो बेसिकली ये आइडोफार्म रिएक्शन देते हैं और आइडोफार्म का फॉर्मेशन करते हैं, ये भी। अब सवाल ये है कि हेलोफार्म रिएक्शन देने की पहचान मैंने आपको बता रखी है, आप चेक कर सकते हैं कि हेलोफार्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा। देखिए ये देखिए CH3CHOH, यही तो है आपका, ये पहचान यहां मौजूद है। और इसको अगर देखें CH3 CH3, तो यहां भी पहचान मौजूद है हेलोफार्म वाली, यानी ये रिएजेंट इसकी प्रेजेंस में हेलोफार्म रिएक्शन देंगे, और जब हेलोफार्म रिएक्शन यहां पे देंगे ना तो यहां पे बन के आएगा CHI3, और बेसिकली ये होता है येलो प्रेसिपिटेट, येलो PPT, क्योंकि आपने ऊपर देख रखा है सॉलिड येलो मैंने लिखा हुआ है, यानी ये येलो PPT बन के आएगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपको एथेनॉल और एसीटोन यानी प्रोपेनॉन और एथेनॉल को पहचानना हो तो आप ये बोल सकते हैं कि आइडोफार्म रिएक्शन इज मेनली यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एथिल एल्कोहल एंड एसीटोन, यानी इन दोनों की पहचान के लिए जो रिएक्शन यूज होती है वो आइडोफार्म रिएक्शन है। ज्यादा अच्छे तरीके से आइडोफार्म ही देते हैं। उसकी वजह यह है कि I2 के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा बड़ी है, तो वो बॉन्ड जल्दी टूट जाएंगे और आइडोफार्म तुरंत बन जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा क्लोरोफार्म नहीं बनेगा, लेकिन जो ज्यादा अच्छी पहचान है वो सबसे ज्यादा जबरदस्त कौन सी है, I2 वाली है। यानी आइडोफार्म रिएक्शन इज मेनली यूज फॉर द डिस्टिंग्विश ऑफ एथिल एल्कोहल एंड एसीटोन। हमें पहचानना हो कि कंपाउंड एथिल एल्कोहल का है या एसीटोन का है, तो उसकी रिएक्शन हम I2 से करा देंगे, वो आइडोफार्म बना देगा और हमें पहचान पता चल जाएगी। तो ये इतनी बात रही इसकी बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज में। एक टॉपिक और बचता है कि अगर मान लो हम इसको सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करें तब क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा।
कि क्या रिएक्शन शो करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ये भी बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही आता है। जिससे बात करें इसकी CHI3 यानी आइडोफार्म की और बात करें CHCl3 की, तो देखिए दोनों का डिफरेंस है। अगर इन दोनों को सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 के साथ ट्रीट किया जाए और इसको भी AgNO3 के साथ ट्रीट किया जाए, तो इस केस में यहां पे आपको येलो पीपीटी देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पे आपको नो पीपीटी यानी यहां पे कोई भी पीपीटी नहीं देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो ये प्रॉपर्टी की पहचान है। याद रखिएगा हमेशा सिल्वर नाइट्रेट के साथ आइडोफार्म ही रिएक्शन करता है। अगेन वही कहानी या बॉन्ड लेंथ का मसला है, तो ये जल्दी रिएक्ट कर जाता है इस सिल्वर नाइट्रेट के साथ और ये वाला रिएक्ट नहीं करता, तो यहाँ कोई पीपीटी नहीं आता। तो ये रिएक्शन ऐसी है जो पहचान है। मान लीजिए आपसे ऐसे कहे कंपाउंड ए ट्रीटेड विद द सिल्वर नाइट्रेट गिव्स टू द फॉर्मेशन ऑफ येलो सॉलिड कंपाउंड या येलो पीपीटी, तो आपको पहचानना है कि अगर वो येलो पीपीटी बन रहा होगा तो जो कंपाउंड लिया गया है वो आइडोफार्म होगा। या आपसे ये कहे कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ हमें कंपाउंड ए को ट्रीट कर रहे हैं और कोई पीपीटी नहीं आ रहा है, एक कंपाउंड है इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया जा रहा है, कोई पीपीटी नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो कंपाउंड ए कौन होगा? वो कंपाउंड होगा क्लोरोफॉर्म का। तो ये बातें आपको समझनी है, ये फिजिकल नेचर है जो हमें बहुत अच्छे से जानना है। आई होप आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CH63 समझ में आ गई, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलोफॉर्म को समझ में आ गई होगी। अब हमारा मेन है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइलोफॉर्म, जिसमें दो था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो पहले हम ऑक्सीडेशन की तरफ आते हैं, तब तक अब इसको जल्दी से समझ करिए, बहुत तेज। अब हमारा दूसरा है केमिकल रिएक्शन, और जिसमें पहला रिएक्शन हमारा क्या था? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन में देखिए, जैसे मान लीजिए क्लोरोफॉर्म हमने लिया, तो ऑक्सीडेशन में रिएक्शन दिखा रहा हूं कि ऑक्सीडेशन कैसे होगा। तो थ्योरी ये है कि अगर कभी भी क्लोरोफॉर्म को ना एयर में छोड़ दिया, यानी हवा में एकदम छोड़ दो ऐसे, और हवा में छोड़ने के बाद अगर हवा मिले उसको और लाइट मिल जाए, इन दोनों की प्रेजेंस में कोई भी क्लोरोफॉर्म है, अगर उसको हवा और लाइट में आपने छोड़ दिया, तो बेसिकली वो बनाएगा एक पर्टिकुलर कंपाउंड जो नेचर में पॉइजनस होगा। तो हमें उसका केमिकल रिएक्शन जानना है कि जब भी कभी हम देखो क्लोरोफॉर्म को मैं ऐसे लिख रहा हूं थ्योरी में कि एयर प्लस लाइट, तो यहां पे क्या होगा? एक पॉइजनस गैस बनेगी, पॉइजनस गैस बनेगी, टॉक्सिक गैस बनेगी, वही आपको जानना है। अगर हम इसका केमिकल रिएक्शन लिखें तो वो ऐसे हो जाएगा CHCl3, एयर के लिए आप ऑक्सीजन लगाते हैं हाफ O2, प्लस लाइट के लिए हम क्या लगाते हैं? इसको एरो में लिख दे रहा हूं, लाइट के लिए बेसिकली हम लगाते हैं H-nu। तो जब आपने क्या किया कि क्लोरोफॉर्म को एयर और लाइट की प्रेजेंस में ट्रीट किया, तो यहां पे बेसिकली एक कंपाउंड बन गया जिसका नाम है COCl2, और COCl2 के साथ रिलीज हो गया HCl। तो आपको ध्यान से देखिए, तो पॉइजनस गैस यही है आपकी, और इसका नाम है बेसिकली, इसका नाम है फॉस्जीन। फॉस्जीन इसी को बोलते हैं, हाईली पॉइजनस गैस है। अब देखिए होता ये है कि ये पॉइजनस गैस है, वो मतलब ये हुआ कि जब भी कभी आप क्लोरोफॉर्म को अगर एयर वैसी जगह पर रख देंगे जहां पे एयर है, वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा पॉइजनस गैस में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे ये पूछूं भैया तब रखोगे कहां, तो आपको यही कहना चाहिए कि सर जहां पे एयर ना हो वहां रख दो ताकि पॉइजनस गैस नहीं बनेगी। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, आपको ऐसी जगह इसको रखना है जहां पे एयर टाइट चैम्बर हो। तो इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए बोला जाता है क्लोरोफॉर्म must be kept in the air tight चैम्बर, यानी क्लोरोफॉर्म को आपको ऐसी जगह रखना है जहां पे एयर ना हो, यानी वैक्यूम बोल सकते हैं, जहां पे एयर हो ही ना, यानी एयर टाइट चैम्बर। ये मतलब ये क्रिएट करना पड़ेगा एयर टाइट चैम्बर, और ये चीज जब आप कर लेंगे तो ये कभी भी इसमें नहीं जाएगा, यानी क्लोरोफॉर्म एज इट इज बना रहेगा, ये पॉइजनस में नहीं बदलेगा। लेकिन मान लो होता है थोड़ी कि आप हवा कैसे बंद कर पाओगे, रोक नहीं पाओगे ना, ये प्रैक्टिकली मतलब उतना ज्यादा इजिली पॉसिबल नहीं है। तो होता ये है कि मान लो चलो ये बन गया, तो अब देखो ये चीज को रोकना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क है, मतलब मेहनत ज्यादा लगेगी, ऑपरेटर्स लगेंगे, खर्च ज्यादा आएगा। तो मतलब ये हुआ कि आपको इसको बदलने से रोक नहीं सकते, उतना इजीली नहीं रोक सकते, मैं ये कहना चाह रहा हूं।
ठीक है। अब देखो होता ये है कि ये अगर आप रोक नहीं सकते पॉइजनस हर हाल में बन गया, तो कम से कम पॉइजनस बनने के बाद आप इसको तो नॉन पॉइजनस बना सकते हो ना भैया, मतलब इसको कन्वर्ट कर लो नॉन पॉइजनस में। और इसको नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट करने के लिए जैसे ऐसे समझो कि वायरस का एंटीटोड आता है ना, वैसे ही इस पॉइजनस को कन्वर्ट करने के लिए इसका भी एंटीटोड है 1% एथिल एल्कोहल। यानी अगर कभी भी फाजिन बन जाए क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन होने के बाद एयर के साथ फाजिन बन के तैयार हो गई, अब आपको ये टेंशन नहीं है कि जहर बन गया, पॉइजन बन गया, अब क्या करूं मैं इसका। आपको तुरंत उसमें डालना है शराब, कौन सी, एथिल एल्कोहल, जो पीते हो ना वही वाली डाल देना है। मतलब कहने का ये है कि एथिल एल्कोहल ही आपको मिला देना है किसके साथ, इसी फाजिन के साथ COCl2 के साथ। और उस टाइम जब आप इसको मिक्स करेंगे तो वहां पे एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और वो कॉम्प्लेक्स दरअसल नॉन पॉइजनस होगा। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आप इसमें शराब मिलाओ, शराब मिलाते ही कैसा हो जाएगा, नॉन पॉइजनस, है ना। शराब मिलाते ही अच्छे अच्छे लोग पागल हो गए, ये फिर इसकी क्या औकात है ना। तो मतलब देखो यही है कि अब इसमें आपको अगर इसको पॉइजनस से नॉन पॉइजन, ये मान लो कैसा, ये पॉइजनस है, पॉइजनस है, पॉइजनस गैस है। अब आपको इसको बनाना है नॉन पॉइजनस, तो आपको इसमें देखिए बेसिकली सिर्फ यही मिलाना है 1% C2H5OH। और जैसे ही आप मिला दोगे ये क्या बन जाएगा, नॉन पॉइजनस कॉम्प्लेक्स, यहां पे आ जाएगा नॉन पॉइजनस कॉम्प्लेक्स, और इसी को आपको यूज कर लेना है। तो ये रहा पूरा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि मैंने सब बातें लिख दी, कैसे पॉइजनस बना, फिर उसका कैसे हम उसको नॉन पॉइजनस बनाएंगे। तो ये इतनी बातें रही, आप इसको जल्दी से अपनी कॉपी में मेंशन कर लो, ये जल्दी से आप इसको लिख लो। अच्छा, नॉन पॉइजनस का होता क्या है ना कि इसका भी फार्मूला होता है, लेकिन आपको वो जानना नहीं है, वो जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को कीड़ा होगा ना कि ये भैया ये नॉन पॉइजनस बनता कौन सा, तो देखो वो ये है C2H5 ट्वाइस CO3, ये कॉम्प्लेक्स का फार्मूला है। लेकिन हाँ, ये आपको याद नहीं करना क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा। तो आपसे खाली इतना पूछा जाएगा कि अगर हम फाजिन बना लेते हैं तो उसको हम कैसे नॉन पॉइजनस बनाएंगे, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1% एथिल एल्कोहल मिक्स कर देना, वो अपने आप नॉन पॉइजनस में चला आएगा। और ये फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद हो जाए तो भी ठीक, ना याद हो तो भी ठीक। तो बहुत टेंशन यहाँ मत लेना, ये बात आई होप आपको ऑक्सीडेशन समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला स्टेप है रिडक्शन का, जल्दी से इसको एक बार देख लो, ये आपके ऊपर है, लिखना चाहो तो इसको लिख लो। उसके बाद हम शुरू करते हैं दूसरा रिडक्शन टॉपिक। अब हमारा अगला टॉपिक है बी सेक्शन है रिडक्शन का। इसी रिएक्शन में दूसरा मैंने पढ़ा था रिडक्शन, तो वो है रिडक्शन। अब देखिए रिडक्शन, जब रिडक्शन ऑफ हेलोफॉर्म में पढ़ना है तो मान लीजिए हम इधर हेलोफॉर्म ले लेते हैं CHCl3, ये हमने ले लिया क्लोरोफॉर्म। अब इसमें बेसिकली 3 कंडीशन वाली रिएक्शंस है, तीनों का रिडक्शन ये, लेकिन 3 कंडीशन से है, वो तीनों आपको देखना है। पहला है ZnH2O, दूसरा है Zn एल्कोहल, तीसरा है आपका ZnHCl। यानी ध्यान से देखिए, आपको ZnH2O, Zn एल्कोहल, ZnHCl, ये 3 बातें, यानी 3 रिएजेंट के प्रेजेंस में हमें इसका रिडक्शन कराना है, किसका, क्लोरोफॉर्म का। और ये तीनों रिडक्शन, क्योंकि ये मेटल है, मेटल है, मेटल है, मेटल कैसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो कराएगा रिडक्शन ही, है ना। अब देखो ये जब रिडक्शन कराएगा तो यहाँ पे मेनली बन के आता है CH4 मेथेन, और यहाँ पे बन के आता है CH3Cl, यहाँ पे बन के आता है CH2Cl2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, H का नंबर कंटिन्यू, यहाँ अगर आपको चेक करना रिडक्शन है कि नहीं है, तो देखो यहाँ पे 1H है, यहाँ पे 4H, यहाँ पे 3H, यहाँ पे 2H, तो H लगातार एडिशन शो कर रहा है ना, यानी मतलब ये हुआ कि रिडक्शन हो रहा है। और अगर आप यहाँ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स जज नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल देखो मेटल अवेलेबल Zn Zn Zn, और मेटल का काम क्या है, मेटल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो जब वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तो रिड्यूस करेगा इसको, ये क्लोरोफॉर्म रिड्यूस होगा किसमें, मेथेन में, ये CH3Cl में, और यहाँ पे CH2Cl2 में। तो ये चीज आपको कंडीशन वाइज जानी चाहिए, जब ये एरो पे लिखा होगा तब क्या बनेगा, ये एरो पे लिखा होगा तब क्या बनेगा, ये एरो पे लिखा होगा तब क्या बनेगा। ये पर्टिकुलर कंडीशन में काम करते हैं और रिएक्टेंट यही रहेगा, तो प्रोडक्ट हमेशा यही आएगा। तो आपको ये बहुत एज इट इज याद होना चाहिए। तो ये रहा क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन बहुत ही सिंपल फॉर्म में। अब ध्यान से अगर देखो ना, तो अगर कभी कभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, ये वाला बेसिकली जो ये H2O है ना, ये स्टीम की फॉर्म में लिया जाता है, तो ये बेसिकली भाप की फॉर्म में है, ये बेसिकली शराब है, ये तेजाब है।
तो Zn को जब तेजाब के साथ लोगे ये बन जाएगा, शराब के साथ लोगे ये बन जाएगा, भाप के साथ लोगे ये बन जाएगा। तो वो आपके ऊपर आप कैसे याद करते हैं, क्रिएटिविटी आप बिल्कुल दिखा सकते हैं। लेकिन ये सिंपल सी रिडक्शन की तीनों रिएक्शन जो मैंने एक साथ समाप्त कर दी है, अब इसके बाद रिडक्शन में कोई रिएक्शन पूछी नहीं जाती, तो इन्हीं तीनों में से जब भी सवाल आएगा घुमा फिरा के यही से पूछेगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि इस टाइप की रिएक्शंस में बेसिकली एग्जांपल जो रिएक्टेंट होगा और उस केस में अगर रिएजेंट है ना तो प्रोडक्ट हमेशा यही आएगा, तो इस बट का कोई चांस नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए। तो ये इतना हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी चीजें जो बची हैं वो पढ़ लेते हैं, बाकी चैप्टर एंड हो जाएगा इसके बाद। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लो। अब इसके बाद एक बात ये आती है, क्लोरोफॉर्म का एक और यूज है, मैं वो लिख दे रहा हूँ, CaCl3 का एक और यूज है। बेसिकली वो यूज आपने देख रखा होगा, लेकिन वो दूसरे चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं दूसरे चैप्टर में, लेकिन मैं हिंट दे दे रहा हूँ कि क्लोरोफॉर्म यूज होता है किसमें, कार्बेलामीन रिएक्शन में, कार्बेलामीन रिएक्शन में। और ये रिएक्शन बेसिकली क्या है, पहचान है किसकी, प्राइमरी एमीन की। ये टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन है, क्या है, टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन है कार्बेलामीन रिएक्शन। यानी जो भी एमीन अगर कार्बेलामीन रिएक्शन दे रही है तो प्राइमरी अमीन होगी। रिएक्शन आपने देख रखी होगी इस टाइप से, RNH2 प्लस CaCl3 प्लस KOH, ये रिएक्शन आपने देख रखी होगी। इसमें बनता यही है, यहाँ बेसिकली बन जाता है RNC कार्बेलामीन बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे 3 मोल ऑफ KCl निकल जाता है, KCl निकल जाता है। ये चीज इतनी रिएक्शन हो गई, तो मतलब कहने का ये हुआ कि आपका सिर्फ मेनली देखना ये है कि इसमें क्लोरोफॉर्म इन्वॉल्व है किसमें, कार्बेलामीन रिएक्शन में। तो इसीलिए कभी कभी लोग क्या करते हैं ना कि क्लोरोफॉर्म को भी इसी जगह पे केमिकल रिएक्शन में पढ़ा देते हैं कार्बेलामीन में। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कार्बेलामीन रिएक्शन है, ये आपको एमीन चैप्टर में मिलेगी, तो मैं वहां डिटेल्स इसका मैकेनिज्म करके भी दिखाऊंगा। अभी सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, क्लोरोफॉर्म का यूज एक जगह और है, एक केमिकल रिएक्शन में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कार्बेलामीन रिएक्शन, जो एमीन चैप्टर की बहुत ही अच्छी रिएक्शन मानी जाती है। तो आपको जानना, इसको आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं। ये रहा आपका टोटल प्रोसेस क्लोरोफॉर्म का। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये इस चैप्टर में नहीं है। हिंट मैंने लिख इसलिए दिया कि हो सकता है आप इस चैप्टर में पढ़े, आपको कहीं मिल जाए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आगे आपको आएगा दोबारा। तो अब ये पूरा चैप्टर नियरली एंड हो चुका है। अब इसके बाद हमें मूव करना है किसमें, एल्कोहल, फिनाल और ईथर पे। तो कंग्रेचुलेशन, आपका एक चैप्टर एंड हो गया। कैसा लगा आपको यहाँ तक का सफर इस चैनल से, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही बने रहिएगा, वीडियोस को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय।